नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आने लायक होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बात कर रहा है किसकी, यूनिवर्सिटीज़ की। तो एक बात समझना, अगर आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी है हमारे पास, तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है लगभग 56। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो किसके अंडर में आती है, तो यूजीसी आप जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो एट प्रेजेंट देयर आर 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और ये पूरे किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, तो सेंटर के द्वारा। आईआईटीज़ अलग है, ध्यान रखना, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आती है कि अभी मई 2025 में, यानी कि मई जून 2025 में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी क्या करें, एक बहुत ही एंशिएंट टाइम की, बहुत पहले की एक यूनिवर्सिटी थी जो किसी ज़माने में अपने टाइम पर पीक पर हुआ करती थी, जो सेंटर ऑफ नॉलेज था, ठीक है, जिसमें चाइना से, जापान से, थाईलैंड से, है ना, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, बहुत से देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। और उस यूनिवर्सिटी को एक मुस्लिम इन्वेडर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब दोबारा से उस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात की जा रही है और उसको दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जिसको अब दोबारा से रिवाइव करके क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो समझना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि भारत विविधताओं का देश है ना, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत फेमस हुआ करती थी। तो एंशिएंट टाइम पे हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। समझना पूरी कहानी, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था और वो हमारे यहाँ पर जैसे कि बेसिकली बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है, हमारे जो मोंक हुआ करते थे, हमारे जो हिंदू जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी जो उनकी नॉलेज थी ना वो वहाँ पर थी और वहीं पर बच्चों को क्या दिया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी। तो याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ना वो अपने टाइम की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसको रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा गया था, यानी कि उसमें लगभग 10,000 के आसपास बच्चे रहते थे और 2,000 के आसपास स्टूडेंट रहते थे, टीचर रहते थे। और उस यूनिवर्सिटी का ऐसा गेम होता था, ऐसा रूल था उसका बेसिकली, कि जब स्कॉलर्स वहाँ पहुँचते थे तो पहले उनके जो गेट के पहरेदार होते थे, कहा जाता है वो इतने पढ़े लिखे होते थे कि वो उनका टेस्ट लेते थे। अगर वो उस टेस्ट में फेल हो जाते थे तो उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता था, उनको उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस भी नहीं दी जाती थी। और उसी के बिहार पर तुमने देखा होगा गैलीलियो ने तो अभी ढूंढा जाकर इन सब चीज़ों को, है ना, कि सोलर सिस्टम होता है। हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट ने पहले ढूंढ दिया था, वराह मिहिर ने पहले बता दिया था एक सन है, उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, उसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ हमारा मून घूमता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जीरो दिया किसने, आर्यभट्ट ने। आपने सुना होगा महर्षि चरक के बारे में, सुश्रुत के बारे में, जिनकी आयुर्वेदिक या जिनकी जो मेडिसिनल नॉलेज थी वो बहुत ही पीक लेवल पर थी। तो वो हमारे यहाँ पर इंडिया में, हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन कल्चर में पनपे। तो इन सब का एक बेसिक पॉइंट था कि ये सारी की सारी नॉलेज कहाँ पर थी, नालंदा, और उसके साथ साथ कहाँ पर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो होता क्या है कि जब भारत में, समझना पूरी कहानी, फिर हम इसके ऊपर चलेंगे। होता क्या है कि जैसे बेसिकली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो कब फाउंड की जाती है, 783 से 820 AD में। इसको बनाने वाला कौन था, तो याद रखना, पाला एम्परर का, धर्मपाला जो उसका फाउंडर था। और अगर बात की जाए नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, गुप्ता एम्परर कौन थे, कुमारगुप्त फर्स्ट। उन्होंने इसको 427 के आसपास बनाया था और ये कब बनी होती है, 783 से 820 के बीच में। और यही दिन दोनों क्या थी उस समय, एजुकेशन का सोर्स थी, मैं कह सकता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रहते थे, रेजिडेंशियल कॉलेज बने हुए थे, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई थी, दुनिया भर के लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। समझना उसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको दोबारा रिवाइव करने से हमारा उन पड़ोसी देशों के साथ, आपने पढ़ा होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। हम कई बार पढ़ते हैं कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो 1991 में PV नरसिम्हा राव के समय आई थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर आई थी। तो
इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करके हम एक्ट इस पॉलिसी के टुवर्ड्स भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे। समझ गए, उन देशों का भी हमें सपोर्ट मिलने के चांसेस है। तो है क्या समझना, इनको बनाया गया। अब समझना ये जो दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज थी, इनको खत्म कैसे किया गया। तो समझना भारत में जो मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है ना, मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है कब से, तो याद रखना 632 के आसपास जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी हो जाती है डेथ, और उसके बाद वहां का जो राजा होता है वो अपने आप को अनाउंस कर देता है खलीफा। और खलीफा का मतलब क्या होता है, मुस्लिमों का स्पिरिचुअल और उनका पॉलिटिकल लीडर, यानी कि उसने अपने आप को क्या कह दिया, भगवान कह दिया। तो होता क्या है, वो अपने मुस्लिम रिलीजन का एक्सपेंड करना चाहता है उसको। तो उसी चक्कर में भारत पर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब होता है, याद रखना 712 में, 712 में। और वो जो पहला अटैक होता है वो कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अटैक करता है, उसके बाद से भारत में किसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, मुस्लिम्स का। फिर धीरे धीरे आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी ने भारत में टोटल 17 अटैक किए होते हैं। जो उसका लास्ट अटैक था वो क्यों होता है, क्योंकि जब वो 16th अटैक करता है और जो भारत से सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा होता है, तो रास्ते में राजस्थान से क्रॉस करता है और राजस्थान के जो जाट होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसका 17th अटैक किसके ऊपर होता है, राजस्थान के जाटों पर 1026 AD में। और उसके बाद वो उनको हराता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस आने लग जाता है, मुस्लिम लुटेरों का, या मुस्लिम वो जो इन्वेड करते थे उनका। धीरे धीरे फिर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान 3 से लड़ता है। पाने जो आपकी तराइन की फर्स्ट बैटल होती है 1191 में, तराइन की सेकंड बैटल होती है 1192 में। पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ कर ले जाता है और वहां जाकर उनकी दोनों आंखें फोड़कर लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, वो अलग मैटर है। बट जब मोहम्मद गौरी यहां से जाता है, तो जब मोहम्मद गौरी की वहां डेथ हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी यहां पर भारत में अपना एक स्लेव छोड़ जाता है। और उस स्लेव को क्या कहा गया, तो याद रखना उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे गौरी की डेथ होती है, तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भारत के अंदर किसकी नींव रखता है, तो वो भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या रखता है, नींव रखता है। यानी कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हो जाती है। और कब से कब तक रही है, याद रखना 1206 से लेकर 1526 तक। और जो पहला राजा था इसका वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो लास्ट राजा था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। और उस इब्राहिम लोधी को कौन हरा देता है, तो उसको मार कौन देता है, तो आपने पढ़ा होगा बाबर, पानीपत की फर्स्ट बैटल में। बट समझना, हमें सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है कि इनके साथ क्या हुआ था। तो जब पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखता है, तो बेसिकली वो स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो उसने जो फर्स्ट डायनेस्टी वहां पे रखी, जो वो कौन सी बनती है, स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश कहा गया। स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट। स्लेव के बाद कौन आते हैं वहां पर, तो उसके बाद आ जाता है आपका खिलजी। खिलजी के बाद कौन सा आता है उसके ऊपर, तो याद रखना तुगलक। तुगलक के बाद कौन आता है, तो याद रखना सैयद। और सैयद डायनेस्टी के बाद लास्ट कौन सी आती है, लोधी डायनेस्टी। और उस लोधी डायनेस्टी के लास्ट राजा को कौन हरा देता है, बाबर। लेकिन मैंने कहा कि जब ये स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है और जब यहाँ पर गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, तो इसका एक क्या होता है, सेनापति होता है, कमांडर, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, तो याद रखना बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी इतना क्रूल होता है कि उसको कहा जाता है कि तुम जाओ और जो आपका बंगाल और जो आपका बिहार वाला रीजन है उसको क्या करो, उसको कैप्चर करना है, अनेक्स करना है। तो वो बंगाल और जो बिहार वाला रीजन था उसके ऊपर अटैक करने निकलता है। तो होता क्या समझना, एक बार वो बीमार हो जाता है और उसको बेसिकली भारत में इन राजाओं को अपने मुस्लिम इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन करना है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर तुम किसी जगह पर किसी को बर्बाद करना चाहते हो तो उनके बेसिक कल्चर्स को खत्म कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारी यंग जनरेशन, हमारे यूथ के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे रिलीजियस जो कल्चर की जो बेस रूट्स हैं वो खत्म हो चुकी है ना। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो सुबह शाम, जैसे अपने पहले बचपन में होता था, पूजा पाठ करते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही अपने फादर के, मदर के, या ना अपने दादा दादी के पैर छूते होंगे। वो सब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। वेस्टर्न कल्चर के आने से तुम्हारा खाना पीना रहना, ठीक है, तुम्हारा पहनावा सब बदल गया और वहीं से कल्चर खत्म हो गया।
तो बख्तियार खिलजी को लगा कि अगर हमें मुस्लिम रूल को यहाँ पर फैलाना है तो हमें यहाँ के कल्चर को वाइप आउट कर देना चाहिए। तो एक बार वो बीमार हो जाता है और उनके मुस्लिम जो उनका जो भी मेडिसिनल होता है उससे वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर एक आदमी होता है, एक भिक्षु होता है, एक साधु होता है, वो उसे ठीक कर देता है। उसको बड़ा अजीब लगता है, यार इसने कैसे ठीक कर दिया। तब उसे पता चला कि भारत में एक एंशियंट टाइम की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर इतनी सारी बुक्स रखी थी कि कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी को ये सब पता चला तो बख्तियार खिलजी वहां पहुंचा, सारे साधुओं को मारा उसने और उस लाइब्रेरी में आग लगा दी। और ऐसा कहा जाता है कि वो लाइब्रेरी में लगभग 6 मंथ तक, 6 महीने तक आग लगी होती है। इतनी बुक्स उसमें थी, जो हमारी नॉलेज थी सब उसमें वाइप आउट हो गई। बात समझ में आ रही है? सब कुछ खत्म हो गया। तो कल्चर ही खत्म कर दिया उसने, जितनी मेडिसिनल नॉलेज थी, जितना भी अर्थमेटिक का ज्ञान था, में मैथमेटिक्स की नॉलेज थी, है ना, जीरो ढूंढा था, जो भी किया था, जितने भी थ्योरम सब खत्म कर दिए उसने। और उसके बाद धीरे धीरे भारत में किसका इन्फ्लुएंस हो गया? मुस्लिम्स का, देन ब्रिटिशर्स और देन आजादी। वो सब बाद की बातें हैं। तो याद रखना, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको किसने खत्म किया, या जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज थी, इन सबको खत्म करने के पीछे किसका क्रेडिट जाता है? तो बख्तियार खिलजी, जो कि किसका कमांडर था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहला दिल्ली सल्तनत का राजा बना होता है। समझ में आ रही बात? और उसी ने कुतुब मीनार बनाया होता है दिल्ली में, और उसी ने ही अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया होता है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन हाँ, वो बातें हो चुकी हैं। तो याद रखना, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को लास्ट ईयर 2024 में, अब हम करंट में आ जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को 2024 में हमारी सरकार ने इसको क्या किया था? वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया। पहले से इसके ऊपर काम चलता आ रहा था, अब इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी ये न्यूज निकल के आ रही है कि अभी आने वाले टाइम में मोदी जी हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को क्या कर दे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दे। तो ये आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, दोनों बिहार में, याद रखना, ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो इनको रिवाइव किया गया है, तो इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत आ पड़ी है? तो समझना, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बारे में लिखा हुआ है, बख्तियार खिलजी के बारे में। ठीक है, कौन था वो? राहुल श्रीभद्र ने उसको ठीक किया था और उससे जेलस होकर उसने पूरी यूनिवर्सिटी को ही आग लगा दी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच भी ध्यान रखना। अब समझना, अगर मान लो इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है तो पहले ये क्या था? ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज। तो उसकी जो जिस नाम से वो जाना जा रहा था वो दोबारा से लौट आएगा। दूसरा समझना, इससे होगा क्या? होगा ये, इससे जैसे पहले जब ये थी तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, जापान से, सिंगापुर से, है ना, अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते थे, है ना, रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक है, वहाँ पर पनपा, वहाँ से फैला। संस्कृत में आपने सुना होगा पाणिनि, उनकी किताबें, पोएट, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, सुश्रुत और चरक, इन सब की नॉलेज वहाँ पर थी। लेकिन अब इसको रिवाइव करके क्या किया जा रहा है? दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। तो समझना, सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 1969 में इस बात को ढूंढा। किस बात को? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री को, उसके बारे में जाना। और फिर ये पूरा मैटर किसके पास चला गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बताना, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? और यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह बनी हुई है, जैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें चारों तरफ से पानी फ्लो करता था। यानी कि उस समय भी वो लोग इतने हाई टेक हुआ करते थे कि उन्होंने कूलिंग सिस्टम बना रखा था गर्मी से बचने के लिए। तो बहुत सारी चीजें वहां से निकल के आती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ समझना, बिहार गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कहा कि हम इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन जो है वो दे देंगे। ये करंट में है, समझना। ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है ना, ये फ्लड प्रोन एरिया है, क्योंकि नदी के किनारे बनी थी। और नदी के किनारे बनने का रीजन ये था, मैंने कहा ना, बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे, तो उनको वहां पर पहुंचना, ट्रांसपोर्ट इजी पड़े, इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी थी वो नदी के किनारे बनी थी।
लेकिन समझना गंगा नदी के किनारे। लेकिन आज के टाइम पर ये क्या है, तो ये आज के टाइम पर आपके फ्लड प्रोन एरिया में आती है, या जो आपके अर्थक्वेक का सिस्मिक जोन 4 होता है उसमें आती है ना। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि यहां बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी न्यूज में चल रहा है कहां कैसे क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, हमारा जो यूनियन बजट था उसके अंदर भी 100 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। तो आपसे पूछ लेगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के लिए कितने पैसे रखे गए, तो 100 करोड़ का बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया। फिर बिहार गवर्नमेंट ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट कर दिए। फिर आपने सुना होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशिया में डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है जैसे वर्ल्ड बैंक देता है। तो आपने पढ़ा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया, वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया। तो इस वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया ने बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि क्या करता है, ये 200 करोड़ रुपए का लोन देता है किसके लिए, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और हो सकता है कि इसको मई 2025 में क्या कर दिया जाए, इनोग्रेट भी कर दिया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्यों है, वाई, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो समझना, नालंदा यूनिवर्सिटी को हमने जो लास्ट ईयर इसको यूनिवर्सिटी बनाया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो एक साल के अंदर अंदर लगभग यहां से हमने 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब टूरिज्म बढ़ता है, टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं, और बिहार जैसा देश जो पुअर्टी की चपेट में आ रखा है उसके लिए ऐसे मोन्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, वहां पर टूरिज्म या टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा और वहां पर पैसा बनेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो उस पर्पज से। दूसरा, हमारी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ये मेन पॉइंट है समझना, इसको देख रही है एज ए पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब कहोगे सर क्यों, तो देखो हमने कुछ दिन पहले था हिंदू में पढ़ा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, 2014 में, है ना। इससे पहले कौन सी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में। ठीक है, तो हमने कहा कि हम ईस्ट की तरफ देखेंगे भी। तो अभी कल मैंने समझाया था कि ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर आपका बांग्लादेश बना हुआ है, और यहां पर इस जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उस नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा रास्ता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, या उसी को हम चिकन स्नैक भी कह देते हैं। तो बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले कहा था चाइना से कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको ब्लॉक कर दूं, पूरा नॉर्थ ईस्ट अपना हो सकता है, और डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा कहां पे, आपका इंडियन ओशियन में। तब हमारे जयशंकर जी ने कहा था ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, जितना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, उतना ही ये जो आसियान कंट्रीज है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आसियान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड दिस आसियान ग्रुप कब बना होता है, 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना जकार्ता। और कितने देश हैं इसके अंदर, 10 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो हमारा उनकी तरफ झुकाव होना, हमारा उनके लिए एफर्ट लगाना ताकि हमारा ट्रेड उनसे बढ़े, हमारा बायलैटरल ट्रेड बूस्ट करे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करे, हमारा मिलिट्री या डिफेंस जो हमारा कोऑपरेशन है वो बढ़े, हम उनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि हम उन सब जो दूसरे चाइना जैसे देश हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो हम उनका सपोर्ट पाना चाहते हैं। तो अब कहा गया कि ये जो यूनिवर्सिटी अगर इसको रिवाइव किया जाएगा तो ये किसका सेंटर माना जाता है, तो बुद्धिस्ट का भी सेंटर माना जाता है। जो बुद्धिज्म है वो बेसिकली यहीं से फैला, है ना। तो वो सारी के सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो सारी बुद्धिस्ट कंट्री, मैक्सिमम बुद्ध रिलीजन बुद्धिज्म फॉलो होता है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। तो उससे हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ भी हमारा झुकाव होगा, क्योंकि वहां से जो स्टूडेंट है, जो स्कॉलर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। तो उसका भी हम इसको पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, ये जो देश हैं, यहां से भी हमारे वहां से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस पॉलिसी में भी हेल्प मिलेगी। समझ गए। तो ये 2-3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसको देखते हुए इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है। दूसरा, हम यहाँ पर क्या बूस्ट करेंगे, अपना इकोनॉमी या फिर हमारा टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ऐसा कुछ करने वाले है। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, आकर मिल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।